स्वागत है यार आपका। सर, हमने असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर पढ़ा था। एक बार फटाफट से असेसमेंट एंड ऑडिट को रिवाइज कर लेते हैं। बड़ा ही बेसिक और सिंपल सा चैप्टर है। सर, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स लाइबिलिटी को निकालना। असेसमेंट के अंदर सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें कवर होती है। इसके बाद सर, दो असेसमेंट की बात करिए, प्रोविजनल और सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब आप अपने टैक्स की लाइबिलिटी खुद ही निकाल रहे हो, उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स निकालने में असमर्थ हैं, तो वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स निकालने में असमर्थ हैं, तो आप प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन करो। जब आप प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन करोगे तो प्रॉपर ऑफिसर आपका प्रोविजनल असेसमेंट करेगा, और जब प्रॉपर ऑफिसर ने आपका प्रोविजनल असेसमेंट किया तो फिर वो आपको एक वैल्यू और टैक्स का रेट निकाल के देगा। अब सर, एक बात बताओ, आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और साथ साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। क्या क्या? वैल्यू और रेट, इन दोनों में डाउट हो तभी जाके हम प्रोविजनल असेसमेंट के एप्लीकेशन करते हैं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको बॉन्ड भी देना पड़ेगा और आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। और सर, ये जो सिक्योरिटी का अमाउंट है ये 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट तक रहेगा। तो बॉन्ड भी देना है और बॉन्ड के साथ साथ सिक्योरिटी भी देनी है, और सिक्योरिटी का अमाउंट है वो 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सर, ये प्रोविजनल असेसमेंट कब तक फाइनलाइज हो जाना चाहिए? तो 6 महीना लॉ मेकर ने डेट दे के रखी है कि सर 6 महीने तक प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल हो जाना चाहिए। तो जिस दिन हमारे प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर आएगा उसके 6 महीने तक फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए। अब सुनो ध्यान से। सर, अगर जीसी और एसी है तो वो इस 6 महीने को और फर्दर 6 महीने से एक्सटेंड कर सकते हैं, और चाहें तो 6 मंथ्स प्लस और कितना कर सकते हैं, 4 इयर्स तक कर सकते हैं। सर, एक बात बताओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने प्रोविजनल में तो 2 लाख निकाला था। अब दो केसेस हो सकते हैं, एक तो फाइनल में 2.5 लाख निकल जाए, दूसरा फाइनल में 1.5 लाख निकले। अब अगर फाइनल में हमारा 2.5 लाख रुपए निकल रहा है तो 50,000 एडिशनल और पे करना पड़ेगा। क्या सर इंटरेस्ट भी लगेगा? तो सर इंटरेस्ट भी लगेगा। क्या रेट से इंटरेस्ट लगेगा? तो 18% की रेट से हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जो 18% का रेट है ना, वो तो हमारा लगेगा ही लगेगा, बट सर कब से लगेगा वो तो बताओ। तो पता है आपको कब से लगेगा? तो जिस दिन आपने प्रोविजनल असेसमेंट कराया ना, उसके नेक्स्ट डे ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट कराया उसके नेक्स्ट डे से टिल फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स, और जिस दिन टैक्स का फाइनल पेमेंट हो जाएगा बस उसी दिन तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा सर? इंटरेस्ट का रेट रहेगा 18% पर एनम। सर, उल्टा भी तो हो सकता है कि सर 2 लाख का हमने प्रोविजनल असेसमेंट में पे कर दिया, बट फाइनली 1,80,000 पे करने को ही आया। इसका मतलब है अब तो 20,000 का रिफंड मिलेगा। बट सरकार बोलती है कि बेटा जब आपको रिफंड है ना, तो पहले आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब जब आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे तो अगर जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी उसके 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए तो फिर आपको एक ढेले का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर अगर 60 दिन के बाद आपको पैसे मिले तो फिर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। सर कब से देंगे? देखो, जैसे ही 60 दिन खत्म हो जाएंगे तो उसके नेक्स्ट डे से शुरू होगा, और जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगा उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सर रेट क्या रहेगा? तो यहाँ पे हमारा रेट रहेगा 6%। उसके बाद
सर जैसे ही फाइनल असेसमेंट हो जाएगा तो जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को हम रिलीज कर देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी को रिलीज भी तो करना पड़ेगा ना। तो सिक्योरिटी विल बी रिलीज्ड एज सुन एज द फाइनल असेसमेंट गेट्स ओवर। और सिक्योरिटी कितने दिन के अंदर अंदर रिलीज हो जाएगी? 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रिलीज हो जाएगी। उसके बाद सर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न सेक्शन नंबर 61। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न बड़ी बच्चों जैसी बात करता है। सर जब आपने रिटर्न खुद भरा, सेल्फ असेस करा, प्रॉपर ऑफिसर को कोई डाउट है तो वो आपके रिटर्न को सिलेक्ट करेगा फॉर स्क्रूटनी। जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसको बेस मान के। अब सबसे पहले एज पर जस्टिस, एज पर इंडियन लॉ, इतना जल्दी ऑर्डर नहीं आता। हमेशा याद रखना, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, या कोई भी लॉ, हमारे यहाँ पे पहले शो कॉस्ट नोटिस भेजा जाता है। शो दी कॉस्ट वाई यू आर नॉट लाइबल। तो फर्स्ट देयर विल बी एन शो कॉस्ट नोटिस, देन देयर विल बी एन ऑर्डर। तो इशू ऑफ नोटिस, इश्यू ऑफ नोटिस का मतलब क्या हुआ सर? आपको शो कॉज नोटिस आएगा। इस शो कॉज नोटिस में राजा आपको जवाब देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा? तो लॉ मेकर बोलता है 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा टैक्स का अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, या एनी अदर अमाउंट पेबल। तो यहाँ पे आपको नहीं, सॉरी, प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा और इस शो कॉस्ट नोटिस का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सर शो कॉस्ट नोटिस में क्या क्या आएगा? टैक्स, इंटरेस्ट, या कोई एनी अदर अमाउंट पेबल। अब नोटिस का रिप्लाई आपको करना पड़ेगा अगले 30 दिन के अंदर अंदर। सर या तो आप डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लो या तो आप एक्सप्लेनेशन दे दो। तो दोनों ही चलेंगे क्या? हाँ सर दोनों ही चलेंगे। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या एक्शन ले सकता है अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, या आपने डिस्क्रिपेंसीज तो एक्सेप्ट कर ली बट आपने टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का पैसा ही नहीं दिया। तो अब क्या करें? तो प्रॉपर ऑफिसर को बहुत सारी पावर दी गई। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर आपका सेक्शन 65 में ऑडिट करा सकता है। प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 66 का भी ऑडिट करा सकता है। सेक्शन 65 का ऑडिट तो खुद प्रॉपर ऑफिसर करता है, बट सेक्शन 66 का ऑडिट हमारा चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर के प्रोविजंस पे लगा सकता है, और टैक्स का अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए वो आपको प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है और नोटिस भेज सकता है सेक्शन 73 और 74 में। यह आएगा 73 और 74। उसके बाद से नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, दो बातें इसमें लॉ मेकर ने कही। एक तो इसमें यह कहा है कि अगर आपने सेक्शन नंबर 39 में रिटर्न फाइल नहीं करा, कौन सा रिटर्न? मंथली और क्वार्टरली। तो अगर आपने मंथली या क्वार्टरली रिटर्न सेक्शन नंबर 39 में फाइल नहीं करा, या आपने सेक्शन 45 में फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करा, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले तो आपको नोटिस आएगा, शो कॉस्ट नोटिस। इस शो कॉस्ट नोटिस में आपको कहा जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दो। अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड, पर सर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा तो फिर अब प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा और एक असेसमेंट का ऑर्डर आपको देगा। अब सर ऑर्डर कब तक आएगा? तो ऑर्डर की जो टाइम लिमिट है वो है हमारी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न से 5 साल तक आप असेसमेंट ऑर्डर इशू करोगे, और अगर हमारी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, तो वो जो एक्सटेंशन वाली ड्यू डेट है उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसके बाद सर असेसमेंट ऑर्डर कब विड्रॉ हो जाएगा? तो अगर आपने एक वैलिड रिटर्न 60 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो जो भी हमारा असेसमेंट है वो विड्रॉ हो जाएगा। बट सर क्या
इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ सर इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। और सर क्या आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, हाँ लेट फीस भी देनी पड़ेगी, और लेट फीस लगेगी आपकी 100 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना 5000 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ पर डे से शुरू होगी और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, तो मैक्सिमम ये जाएगी हमारा 5000 रुपीज़ तक। अब सुनो ध्यान से, सर अगर हमने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं करा तो आपको और 60 दिन दिए गए। पहले तो 60 दिन के अंदर अंदर कर दो, पर 60 दिन तक भी नहीं करा तो और फर्दर 60 दिन दिए जा रहे हैं, और इस फर्दर 60 दिन के अंदर आपकी लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी, 100 रुपये ईच डे बियॉन्ड 60 डेज। और सर वो जो सेक्शन 47 वाली लेट फीस है ना, ये ऊपर वाली, ये भी लगेगी। तो अब इस केस में आपको दो दो लेट फीस देनी पड़ेगी, एक तो वो 100 रुपये पर डे बियॉन्ड 60 डेज, और सर ये तो लगने ही वाली है 100 रुपये पर डे मैक्सिमम 5000 रुपीज। अब सुनो ध्यान से, सर पता कैसे चलेगा हमको रिटर्न फाइल करना है या नहीं। देखो ड्यू डेट रहती है, पर फिर भी टाइम टू टाइम आपको इंटीमेशन और ईमेल आएगा। सबसे पहले सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है 3 दिन पहले। तो अगर हम बात करें जून की, तो जून का रिटर्न जाता है 20 जुलाई को। तो सबसे पहले 3 दिन पहले डेट इज 17 जुलाई को आपको एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा। अब 17 जुलाई को जैसे ही सिस्टम जनरेटेड मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा कि आप अपना रिटर्न रिटर्न फाइल करें। सर आपने 20 जुलाई को रिटर्न फाइल नहीं करा, तो अब अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा तो सर फिर आपको एक और मेल आएगा, और ये वाला जो मेल आएगा, ये जैसे ही ड्यू डेट हो गई वैसे ये मेल आएगा ऑथोराइज सिग्नेटरी और प्रोप्राइटरी पार्टनर डायरेक्टर के पास। फिर उसके बाद लॉ मेकर ने आपको और 5 दिन दिए, तो 20 जुलाई और 5 दिन कितना 25 जुलाई। अब 25 जुलाई तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं करा तो आपको 15 दिन तक और टाइम दिया गया, 25 जुलाई से 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर देना। अब आप इतने नालायक हो कि आपने 15 दिन तक भी रिटर्न फाइल नहीं करा, तो फिर राजा आपका बेस्ट जजमेंट होगा, और जो सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर ऑफिसर के पास है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर करके आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। इतनी बात क्लियर है। सर क्या क्या चीज़ें प्रॉपर ऑफिसर ध्यान में रखेगा, तो आपका GSTR 1 ध्यान में रखेगा, GSTR 2A ध्यान में रखेगा, फिर ई वे बिल्स जब आगे जाके हम पढ़ेंगे वो ध्यान में रखेगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर ऑफिसर के पास अवेलेबल है इन सबको ध्यान में रखेगा। सर जैसे ही अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दिया तो आपका असेसमेंट विड्रॉ हो जाएगा। सर अगले 60 दिन के अंदर अंदर कर दिया तो भी आपका असेसमेंट विड्रॉ हो जाएगा। पर अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं करा तो प्रॉपर ऑफिसर आपका सेक्शन 78 और 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग्स चला सकता है। ठीक है, बस इतनी सी बात। उसके बाद असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर ये क्या है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन? बड़ा ही सिंपल। तो सेक्शन नंबर 63 बात करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के असेसमेंट की। इसमें भी वही प्रॉपर ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। सर कब कब करेगा? तो रजिस्ट्रेशन लेना था, आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया था, बट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो चुका है इन कारणों की वजह से। सर कौन कौन से कारण हैं? आपने एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन करा, आपने रूल्स का उल्लंघन करा, आप कंपोजिशन स्कीम में थे और 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है। नॉर्मल स्कीम में हो 6 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है, और 2 क्वार्टर ये कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब, तो ये रूल्स में बात लिखी हुई है। उसके बाद सर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है और 6 महीने तक बिजनेस से चालू नहीं करा, और आपने रजिस्ट्रेशन लिया है फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स। तो इन केसेस में पता है क्या होगा? इन केसेस में आपका वापस से क्या हो जाएगा सर?
वापस से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? इसके बाद सबसे पहले राजा नोटिस आएगा। नोटिस कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास नोटिस आएगा। और जैसे ही नोटिस आ गया उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। अब नोटिस के बाद ऑर्डर आएगा और ये जो सब होगा प्रॉपर ऑफिसर को ये सारी डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी पोर्टल में। और सर ऑर्डर जब तक नहीं आएगा जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दी जाए। सर कब तक ऑर्डर आने की टाइम लिमिट है? तो 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। उसके बाद सर समरी असेसमेंट। अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है, प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि सर लाइबिलिटी तो इनकर हुई है और अगर हमने देर कर दी, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, तो लाइबिलिटी तो इनकर करी है पर अगर हमने देर कर दी तो सामने वाला फरार हो सकता है और डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सर फिर करे तो करे क्या? तो सर उस केस में पता है क्या करेंगे? उस केस में हम समरी असेसमेंट कर देंगे। तो सर ये समरी असेसमेंट कौन कर सकता है? तो ये समरी असेसमेंट हमारा प्रॉपर ऑफिसर करेगा। और एक और चीज, कौन इस ऑर्डर को विड्रॉ कर सकता है? तो एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर इस ऑर्डर को विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर हमारे असेसी ने 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दी और वो असेसी कह रहा है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करा है। ठीक है। या अगर एसीजीसी को लग रहा है कि यार हमने अननेसेसरी नोटिस भेज दिया, नोटिस की जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी हमने इन्हें समरी असेसमेंट का नोटिस भेज दिया जबकि हमको सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस को ऑप्ट इन करना था। इसके बाद सर डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जरूरी नहीं है कि हर बार जो गुड्स सप्लाई करे वही टैक्सेबल पर्सन होगा। प्रॉपर ऑफिसर अगर चाहे तो पता है जो ट्रांसपोर्टर है, जो वेयरहाउस कीपर है, इन्हें भी क्या टैक्सेबल पर्सन बुला सकता है। तो अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन जिसको लाइबिलिटी असर्टेन नहीं कर पा रहे और समझ ही नहीं आ रहा है कि सर वो भग जाएगा या कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में जो पर्सन इन चार्ज है, ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस कीपर, उसको बना देंगे टैक्सेबल पर्सन और उससे टैक्स का पैसा वसूल लेंगे। और उसके बाद हमने बहुत बच्चों जैसी बातें करी थी सेक्शन 65 और सेक्शन 66 जहां ऑडिट की बात है। तो सर 2 ऑडिट है, एक टैक्स अथॉरिटीज और एक स्पेशल ऑडिट। ये जो टैक्स अथॉरिटीज का ऑडिट है ये तो खुद टैक्स अथॉरिटीज ही करेंगे। कौन करेगा सर? कमिश्नर या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कमिश्नर ने ऑथोराइज करा। ऑडिट कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? तो सर ऑडिट या तो प्लेस ऑफ बिजनेस में या उनके ऑफिस में कंडक्ट करा जाएगा। पहले 15 दिन का नोटिस आएगा फिर ये ऑडिट होगा। सर कितने टाइम तक ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए? तो 3 महीने में ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। अब एक चीज बताओ सर, 3 महीने में ऑडिट तो खत्म हो जाना चाहिए, ये बात तो सही है, बट कब से 3 महीने? तो 3 महीने फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। और कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मतलब सर जिस दिन असेसी ने रिकॉर्ड दिए या जिस दिन वो प्लेस ऑफ बिजनेस पे पहुंचे, विच एवर इज लेटर। तो बस वहां से 3 महीने आप गिन लेना और जैसे ही आपका खत्म हो जाए तो बेचारे एसएससी को बता देना कि ये फाइंडिंग से ये राइट्स है और ये ऑब्लिगेशन। और अगर आपका टैक्स की डिमांड आ रही है तो 73 और 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी। दूसरा ऑडिट होता है स्पेशल ऑडिट। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि यार हमसे ऑडिट नहीं हो पाएगा, तो असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने वैल्यू में झोलझाल करा है या सामने वाले ने क्रेडिट में झोलझाल करा है, तो अगर वैल्यू और क्रेडिट वीसी, वैल्यू और क्रेडिट अगर दोनों में झोलझाल करा है
तो उस केस में असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को नॉमिनेट करेगा और ये सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा ऑडिट करेंगे। इनको कितना टाइम लिमिट है? 90 डेज, और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 90 डेज। तो 90 प्लस 90 डेज। सर ये बोल रहा है असेसी कि यार मेरा ऑडिट ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट या कोई दूसरे एक्ट में हुआ है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे एक्ट में ऑडिट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे एक्ट में तो ऑडिट होके रहेगा। और एक और चीज सर, वही बात कि टैक्स की अगर डिमांड आ रही है तो 73 और 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी। सर इसके पैसे कौन देगा? सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट के। तो भाई असिस्टेंट कमिश्नर ने रखा है तो असिस्टेंट कमिश्नर ही देगा, असेसी का सीए थोड़ी है ये। और सर ऑडिट कैसे क्या कंडक्ट करना है, ये तो बड़ी बच्चों जैसी बातें हैं कि डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, स्टेटमेंट, फिर जो टर्नओवर, एग्जम्पशन, डिडक्शन, रेट ऑफ टैक्स, वो कितना करेक्ट वो कितना इनकरेक्ट, ये सब उनको चेक करना पड़ेगा। और अगर हमने बोला रजिस्टर्ड पर्सन आप हमारी मदद करो, तो रजिस्टर्ड पर्सन को मदद भी करनी पड़ेगी। ये रजिस्टर्ड पर्सन को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देनी है, फिर असिस्टेंस रेंडर करना है, और जो भी हमारे अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स है उसका वेरिफिकेशन भी करना है। जैसे ही ऑडिट खत्म हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी बस, और इस रिपोर्ट में सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। हो गया हमारा रिवीजन। तो बड़ा बच्चों जैसा टॉपिक है सर, इसके क्वेश्चन कर लें। हाँ चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बस वो रिफंड और इंटरेस्ट, बस वही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इस चैप्टर में से कोई इतना टफ क्वेश्चन बनता नहीं है। और आप स्पेशल ऑडिट को एक बार ध्यान रख लेना, 65 और 66 का ऑडिट। ABC सप्लायर है, while supplying the equipment ABC is not sure about the rate of IGST। 18 लगा या 28, आपको एडवाइस करना है ABC को। तो भाई अगर आपको वैल्यू या रेट में डाउट रहता है तो हम क्या करते हैं सर, तो हम प्रोविजनल असेसमेंट कराते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग आप प्रोविजनल की परमिशन लेके आओ और प्रोविजनली 18% अभी पे कर दो। बॉन्ड सिक्योरिटी देना पड़ेगा और सिक्योरिटी का वैल्यू 25% ऑफ द बॉन्ड। और उसके बाद फाइनल असेसमेंट में देखेंगे कि अगर 28% रेट निकल रहा है तो फिर डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। सर इज समरी असेसमेंट ऑर्डर नेसेसरली पास अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन? ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार अगर ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स है, ट्रांसपोर्टर के पास वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं और समझ नहीं आ रहा है कि ये गुड्स है किसके, बहुत बार होता है ना, खुद ही रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टर को बोल देता है भाई बताना मत मेरे गुड्स है। खुद ही हम किसी वेयर हाउस में गुड्स पटक के आ गए, कुछ लेने ही नहीं आ रहे, तो अब करे तो करे क्या। तो भाई अब जो वेयर हाउस का मालिक है ना, जो उस गुड्स को संभाल रहा है, वही रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा। उसके बाद सर वेदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू बी फॉलोड? हाँ भाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करेंगे ना। इसलिए सर पहले ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर आने के पहले शो कॉस्ट नोटिस आता है, और टाइम टू टाइम हर ऑर्डर में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना जरूरी है। फिर सर कब असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है? तो यार देखो दो बातें इसमें थी, एक तो था नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। तो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न में हमने देखा था कि सर देखो अगर आपने सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल नहीं करा, DSTR 3B, या आपने सेक्शन 45 का फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करा, तो उस केस में सर क्या होगा ना, आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आएगा। ये असेसमेंट ऑर्डर आ जाए तो आपको कितने दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना है? 60 डेज। अगर आपने 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो टैक्स तो लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, प्लस लेट फीस सेक्शन 47 की।
अब सर अगर आपने आफ्टर 60 डेज करा, क्योंकि 60 दिन के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब 60 दिन के बाद और 60 दिन मिलेंगे, हाँ जी 60 दिन के बाद और 60 दिन मिलेंगे, बट यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस 100 रुपये पर डे की फीस जाएगी। और ये जो 100 रुपये पर डे की फीस है ना, ये 60 दिन के बाद जाएगी, मतलब पहले 60 दिन तक कुछ भी नहीं जाएगा, बियॉन्ड 60 डेज। और प्लस सर वो सेक्शन 47 की लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी। और जब आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो जो आपका असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा, बस। तो देखो, द बेस्ट जजमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्टैंड्स विड्रॉन जब आपने 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दिया। पर अगर 60 दिन के अंदर नहीं करा तो और फर्दर 60 दिन है जहाँ पे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जो मैंने आपको प्रोविजन बताया वो वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। कितनी क्या एडिशनल लेट फीस लगेगी। एक और चीज सर, समरी असेसमेंट। अगर किसी के अगेंस्ट समरी असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ है तो खुद असेसी एप्लीकेशन कर दे। और यहाँ अगर एसीजीसी को लग रहा है कि भाई 73 74 के प्रोविजन लगाने थे, हमने कहाँ बेचारे गरीब के ऊपर समरी असेसमेंट कर दिया, तो इस केस में भी आपका ये वाला ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। तो देखो ना यार, जुरिस्डिक्शनल या एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर आपको बोलना पड़ेगा कि विड्रॉ करो। और अगर ऑर्डर ही एरोनियस है तो प्रॉपर ऑफिसर ही आपका ऑर्डर विड्रॉ कर देंगे, और जो सेक्शन 73 और 74 है उसके प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, सेक्शन 65 और सेक्शन 66 का ऑडिट। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। एक्सप्लेन द recourse that may be taken by officer in case proper explanation is not furnished for the discrepancies detected in the return filed while conducting the scrutiny of return। सर देखो, अगर रिटर्न की स्क्रूटनी करी गई हो और आपसे को बोला गया हो कि भाई ये डिस्क्रिपेंसीज है, तो वहां पे सर दो बातें होती हैं, या तो डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लो, और अगर आपने डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लिया तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट दे दो। या तो दूसरी बात है, आप एक्सेप्ट नहीं करो, रिजेक्ट कर दो, तो जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो बता देना। अब सर आप तो दोनों ही नहीं कर रहे हो और प्रॉपर ऑफिसर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आपने डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट तो कर ली है बट आप पे नहीं कर रहे हो, तो सर आप करे तो करे क्या, कुछ भी नहीं भाई। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, आपका ऑडिट कर सकता है, या अगर वो चाहे तो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से आपका ऑडिट करवा सकता है। सर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर उसके प्रोविजन और 73 और 74 के प्रोविजन भी आपके ऊपर लगा सकता है। ठीक है, ये 73 74 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो 73 इज फॉर बोनाफाइड केसेस जहाँ पे ऑर्डर आता है, और 74 मैलेफाइड केसेस, फ्रॉड वाले केसेस जहाँ पे ऑर्डर आता है। ये आएगा आपको अगले चैप्टर में, हम 73 74 की बातें ही पढ़ेंगे। फिर सर राइट शॉर्ट नोट ऑन समरी असेसमेंट एज पर सेक्शन 64। सर ये समरी असेसमेंट क्या होता है, तो यार ये देखो ना यार, समरी असेसमेंट क्यों, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। और ऐसे नहीं होता भाई, समरी असेसमेंट आपको परमिशन लेनी पड़ती बड़े लोगों की। बड़े लोग कौन है, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर। तो एडिशनल, जॉइंट कमिश्नर, इनकी परमिशन लेने के बाद अगर ऐसा लगता है कि सामने वाले ने लाइबिलिटी इनकर करी है और अगर हमने डिले कर दिया तो रेवेन्यू अफेक्ट हो जाएगा, तो इस केस में ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अब सर समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ भी हो सकता है,
अगर हमारा एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर ऐसा बोल दे कि भाई ये तो ऑर्डर ही एरोनियस है और 73 एरोनियस मतलब एरर से भरा हुआ है और 73 74 का ऑर्डर आना चाहिए, और यहाँ तो अगर असेसी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी 30 दिन के अंदर अंदर, तो अगर असेसी ने 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दी और जेन्यून केस है तो भी ये ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ये मैंने आपको स्टडी मटेरियल से करवाया था, कुलभूषण एंड सन्स वाला। इसको तो अभी आप छोड़ ही दो, ये तो कर ही लिया था हमने। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ आप, दिव्य ट्रेडर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा क्वेश्चन में। इसको आप लास्ट डे रिवीजन मार्क करोगे। दिव्य ट्रेडर्स obtained permission for provisional assessment, ठीक है, and supplied 3 consignments of furniture on 28th April। प्रोविजनल बेसिस पे हमने तीनों कंसाइनमेंट का टैक्स पे कर दिया था 20 मई। ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, तो 20 मई को उसके बाद consequent to the final assessment order passed by assistant commissioner on 21st June, a tax of 1,20,000 and 1,50,000 become refundable on first and third consignment। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट और थर्ड, 1,20,000 और 1,50,000, इन दोनों का टैक्स तो क्या निकल रहा है, रिफंड। सर व्हाट अबाउट सेकंड कंसाइनमेंट, तो सेकंड कंसाइनमेंट का आपका टैक्स पेबल निकल रहा है कितना, 1,20,000। दिव्य ट्रेडर्स ने रिफंड के लिए अप्लाई करा ऑन 12 जुलाई, ठीक है, और सेकंड के लिए भी टैक्स पे कर दिया कब, 12 जुलाई। सर कब रिफंड हुआ, तो फर्स्ट कंसाइनमेंट का टैक्स 8 सितंबर को रिफंड हो गया, और सेकंड कंसाइनमेंट का 18 सितंबर को रिफंड हो गया। आपको बताना है कितना क्या इंटरेस्ट पेबल रहेगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और सुलझा हुआ क्वेश्चन है, कोई टफनेस तो लग नहीं रही है क्वेश्चन में। देखो प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजनल असेसमेंट से ज्यादा अगर फाइनल असेसमेंट निकला तो इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट, 18%। किस दिन से लगेगा, तो बेटा जो दिन पे प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसके ठीक एक दिन बाद, है ना, पीए मतलब प्रोविजनल असेसमेंट। कब हुआ था सर प्रोविजनल असेसमेंट, तो प्रोविजनल असेसमेंट की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो ना यार, डे आफ्टर टैक्स पे। अब इसको ध्यान रखना, ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट को छोड़ो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिस दिन आपने टैक्स पे करा, प्रोविजनल असेसमेंट का टैक्स जिस दिन आपने पे करा उसके एक दिन बाद, तो 20 मई को पे करा, एक दिन बाद हो जाएगा हमारा 21 मई। अब सुनो ध्यान से, सर 21 मई से लेकर आपने फाइनल असेसमेंट का टैक्स कब पे करा, 12 जुलाई।
और दिन गिनना तो आपको आते ही है ना, आप एग्जाम के दिन तो वैसे ही गिनते रहते हो कि इतने दिन बाकी हैं, इतने दिन बाकी हैं। तो चलो मदद करो, अगर आप भी कहाँ मजे ले लेते हो। तो देखो मई में कितने, 10 दिन, 31 - 21 10, जून में 30, और जुलाई में 12। टोटल कितने हो गए हमारे? तो टोटल हमारे हो गए 52 डेज। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। बेटा मई में 11 दिन होंगे, है ना? तो 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31। तो मई में कितने, 11। तो टोटल कितने दिन आ गए हमारे, 53 डेज। ठीक है, या तो आप ऐसे भी गिन सकते हो। आप तो एक काम करो ना, इतना दिमाग लगाओ ही मत। टैक्स कब पे करा, 20 मई, 31 मई, 31 में से 20 गए, कितने बचे, 11। वैसे डायरेक्टली कर लोगे तो भी ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो सर अब 53 डेज का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा, ये देखो ना कितना डिफरेंशियल लाइबिलिटी है। तो सर डिफरेंशियल लाइबिलिटी हमको कहा है 1,20,000। तो भाई अब 1,20,000 पे इंटरेस्ट लगाओ। रेट 18%। 3136। अब एक और चीज ध्यान से समझना, सर व्हाट अबाउट रिफंड? हाँ, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो रिफंड का कैसा है ना, सोच समझ के बताओ कि सर हमने रिफंड के लिए अप्लाई कब करा? हमने अप्लाई करा 12 जुलाई को रिफंड के लिए, है ना? लिखा होगा ना यहाँ पे कि देखो, अप्लाइज फॉर रिफंड ऑन 12 जुलाई। जब आपने 12 जुलाई को अप्लाई करा, सबसे पहले आपको यहां से गिनने, पता है कितने दिन, 60 दिन। अगर 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड मिल गया, वेल एंड गुड। तो सर जुलाई में होते हैं 31, और 31 में से जैसे ही हम 12 माइनस करेंगे तो कितना क्या आ रहा है यार, 19। अगस्त में 31, और सितंबर में 10। इसका मतलब है अगर 10 सितंबर तक रिफंड हो जाता है तो फिर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। सर अब कब रिफंड हुआ राजा? एक कंसाइनमेंट तो 8 सितंबर को ही रिफंड हो गया, तो फर्स्ट वाले कंसाइनमेंट पे तो भूल जाओ। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट पे तो आपको एक ढेले का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट सर जो सेकंड कंसाइनमेंट है ना, उस सेकंड कंसाइनमेंट का कैसा क्या है ना, कि सेकंड कंसाइनमेंट में कब मिला, 18 सितंबर। तो सर लॉजिकली इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो कितने दिन का मिलेगा? तो 10 सितंबर
से 18 सितंबर, टोटल हो गए हमारे कितने दिन? 8 दिन। 18 माइनस 10, 8। या तो आप ऐसे गिन लो, 11 12 13 14 15 16 17 18, जैसे आपकी इच्छा हो आप ऐसे गिन लो। 8 दिन का इंटरेस्ट दे देंगे। अच्छा, रेट क्या रहेगा? तो रेट रहेगा हमारा 6%। तो 1,20,000 इंटू 6% इंटू 8 अपॉन 365। चलो एक बार देखें। अरे 1,50,000 था। ओके। 1,20 तो दूसरे कंसाइनमेंट का था यार। 1,50,000 तो कितना क्या आ रहा है ये? 197। बोलो क्लास, डन है क्या? बस इतनी सी तो बात है, और कुछ है ही नहीं। क्या है, बच्चों जैसे टॉपिक यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अननेसेसरी आपने बोला सीए टफ है, सीए टफ है, कहाँ है बेटा टफ? हाँ कोर्स ज्यादा है, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, कोर्स बहुत ज्यादा है, टफ नहीं है। टफ तो बेटा वो कैट वैट के एग्जाम होते हैं, जहाँ पे बोला दिमाग का पसीना निकल जाता है। एक एक क्वेश्चन बच्चा 3-3 4-4 घंटे में बनाता है, उसके बाद भी वो बनता नहीं है, सब क्वेश्चन नए आते हैं। तो आप ये मत बोलना कि सर सीए टफ है, हाँ ये जरूर बोलो कि सर सीए का कोर्स बहुत ज्यादा है। हाँ कोर्स हमारा इतना ज्यादा है जिसकी हद नहीं है। और अभी इंस्टीट्यूट की दाद देनी पड़ेगी कि कम से कम 2 सब्जेक्ट हटा दिए। पर देखो अपना इंस्टीट्यूट भी ना बड़ा महान है, सब्जेक्ट हटा दिए और स्पॉम में डाल दिया। अरे तो फिर हटाई क्यों? वैसे भी बच्चों को पढ़वा तो रही हो सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल में। तो यार उनको है ना चैन की नींद नहीं मिलती है। उनको लगता है इसी जन्म में बच्चे को सब ज्ञान दे दे। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो थोड़ी कॉलेज लाइफ होनी चाहिए, थोड़े मनोरंजन, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। उससे बच्चे को कम से कम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरी 100 चीजें और सीखेगा। कितना ज्ञान दोगे यार? ऑडिट का ज्ञान दोगे, लॉ का दोगे, कॉस्टिंग का दोगे, एफएम का दोगे, एफआर का दोगे। बेटा ये इतना छोटा सा दिमाग कितना क्या ग्रैस्प करेगा? ठीक है, तो जो कैट लेवल के एग्जाम रहते हैं ना, वहाँ पे तो इतना ज्ञान रहता ही नहीं। वहाँ पे तो बच्चे को सिर्फ क्या, इंग्लिश सिखा दिया, मैथ्स सिखा दिया, थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग और ये, क्योंकि वहाँ पे दिमाग का काम ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा इंस्टीट्यूट आगे चेंज करता है क्या। कोर्स कम कर दो, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दो, उससे क्या होगा, ये चलेगा। और जितने भी रट्टाफिकेशन वाले बच्चे हैं ना, वो पहली फुर्सत में आउट हो जाएंगे। तो आओ पढ़ें क्वेश्चन। तो एक तो हमने इंटरेस्ट की बात देखी, और ये देखो 60 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट नहीं, पर अगर नहीं मिला तो मिलेगा थर्ड कंसाइनमेंट में, ये रहा। बच्चों जैसे ये इंपॉर्टेंट है, प्रोविजनल और फाइनल असेसमेंट। इसके बाद रिपीट क्वेश्चन सर, एक्सप्लेन द रिकोर्स टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑडिट ये तो खुद करो, सीए से कराओ, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर और 73-74 का नोटिस भेज सकता है। व्हाट आर दी पावर्स अवेलेबल टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न अंडर जीएसटी। और इन्होंने भाई डिस्क्रिपेंसीज देखी थी, और डिस्क्रिपेंसीज देखने के बाद इनको बताओ रिकोर्स। तो भाई वही सारी बातें कि प्रॉपर ऑफिसर क्या पावर है उसके पास। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। ऑडिट कर सकता है, सेक्शन 65 66 का 65 का ऑडिट, 66 का ऑडिट। सर फिर इंस्पेक्शन, सर्च सीजर के प्रोविजंस लगा सकता है, और शो कॉस्ट नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74 भेज सकता है।
ठीक है। इसके बाद सर प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का कैसे असेसमेंट कराया जाए, ये देखो ना यार, कब कराते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट? सर व्हेन ही इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन बट ही हैज नॉट टेकन रजिस्ट्रेशन, और व्हेन रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो 73 74 में जो कुछ लिखा हो वो उससे लेना देना नहीं है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कब कब कैंसिल हो सकता है? सर देखो, जब आप लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, या आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है, तो इन केसेस में, इन दो केसेस में प्रॉपर ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है। कितने टाइम के अंदर अंदर? 5 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और सर अगर ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई, हाँ तो जो एक्सटेंशन वाली ड्यू डेट है वहां से 5 साल देखे जाएंगे। और सर ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी। और क्या क्या सर रजिस्ट्रेशन के कारण है कैंसलेशन के? तो यार ये हमने बातें देखी थी कि सर एक्ट रूल्स का उल्लंघन करा, सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन वाले ने रिटर्न फर्निश नहीं करा। कितने महीने में सर रिटर्न फर्निश नहीं करा? 3 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट। तो जिस दिन रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट थी 3 महीने जा चुके हैं, अभी तक रिटर्न फर्निश नहीं करा। फिर सर कंपोजिशन को छोड़ के अगर नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाले ने फॉर सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड रिटर्न फर्निश नहीं करा। ये कंटिन्यूस टैक्स पीरियड कितना होता है बेटा? 6 महीने और 2 क्वार्टर्स। उसके बाद सर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है पर 6 महीने से सुकड़ा साफ है, कोई बिजनेस से चालू नहीं कर रहे हो, और रजिस्ट्रेशन आपने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, मिल स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तो वो आपने रजिस्ट्रेशन ही चोरी से लिया हुआ है। ठीक है। फिर सर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समरी असेसमेंट। तो कितनी बार देखो, एक ही चैप्टर का 2 2 3 3 बार रिवीजन हो रहा है। एक बार घर पे बस पढ़ लोगे ना, आप बोलोगे अरे वाह सर जीएसटी तो मक्खन हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि टैक्सेबल पर्सन ने लाइबिलिटी इनकर करी है, और ऐसा भी उसको लग रहा है कि अगर ऑर्डर पास कर रहा, और ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट तो बहुत ही ज्यादा है, उससे पहले कहीं असेसी भग गया तो हो सकता है कि हमारा रेवेन्यू का नुकसान हो जाए। इसलिए ऑर्डर पास करने का हम इंतजार नहीं करते और इसका फटाफट से समरी असेसमेंट कर देते हैं। पर समरी असेसमेंट पहले एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर की परमिशन के बाद ही होगा। ठीक है। एक और चीज सर, अगर एसीजीसी को लग रहा है कि भाई ये तो हमने गलत ऑर्डर पास कर दिया, या टैक्सेबल पर्सन ने खुद एप्लीकेशन दे दी 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर इस ऑर्डर को विड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक है। और सर एक और चीज है कि अगर मिल ही नहीं रहा है टैक्सेबल पर्सन, तो हम ट्रांसपोर्टर को पकड़ लेंगे या वेयर हाउस कीपर को पकड़ लेंगे। पृथ्वीराज उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड, नोटिस दिया है इनको ऑन 10 जुलाई। ठीक है भाई। ऑडिट के लिए 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर सॉर्ट बाय टैक्स अथॉरिटीज हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन 25 जुलाई। 25 जुलाई को इसने सारे रिकॉर्ड दे दिए, मुंह पे फेंक के मारे ले लो रे प्रॉपर ऑफिसर। बट टैक्स अथॉरिटीज ने ऑफिस विजिट करा कब? 8 अगस्त को। डिटरमाइन द टाइम लिमिट इन विच ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। सर देखो, ऑडिट कौन सा ऑडिट है पहले तो ये बताओ। क्या सीए वाला ऑडिट है? तो सीए वाला ऑडिट तो नहीं है, सेक्शन 65 वाला ऑडिट है। सेक्शन 65 वाला ऑडिट 3 महीने में हो जाना चाहिए, और फर्दर आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 6 महीने का। 3 महीने कहाँ से? फ्रॉम कंडक्ट ऑफ ऑडिट। सर ऑडिट कंडक्ट करने की डेट कौन सी माने?
तो सर ऑडिट कंडक्ट करने की डेट जिस दिन आपने रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराए या जिस दिन आपके यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज आए, विच एवर इज लेटर। तो आपने रिकॉर्ड कब दिए? 25 जुलाई। टैक्स अथॉरिटीज आपके यहाँ कब आए? 8 अगस्त। विच एवर इज लेटर का मतलब होता है क्या? 8 अगस्त। तो 8 अगस्त से 3 महीने जोड़ दो, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, 8 नवंबर। आया समझ में? तो बस यहाँ पे 8 अगस्त, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिटर्स 8 अगस्त। और कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? देखो इंस्टीट्यूट ने जब इसका आंसर दिया है तो कंप्लीशन का टाइम लिमिट नहीं बताया, फिर बताया कि कब तक हो जाएगा। तो 8 अगस्त को शुरू होगा, कितने महीने तक? 3 महीने तक। आप इनको ये आखिरी डेट भी बता सकते हो कि 8 नवंबर तक आपको ऑडिट कंप्लीट करना है। सर अगर यही क्वेश्चन सेक्शन 66 का होता, हाँ तो बेटा आप गड़बड़ मत करना, वहां पे 3 महीने नहीं है, वहां पे 90 दिन है, और दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो यही अगर सेक्शन नंबर 66 लिख देते ना 65 की जगह, तो मैं 8 अगस्त में पता है क्या करता? प्लस। तो सर अब बताओ मुझे अगस्त में कितने? तो अगस्त में होते हैं हमारे 31, और इस 31 में से माइनस कर दो 8, तो कितने हो गए हमारे? 23। फिर सितंबर में सर 30 डेज। अक्टूबर में 31। तो टोटल हमारे अभी कितने हो गए? 23, 30 + 31। तो अक्टूबर में ये हो गए, और फिर 6 दिन बताओ नवंबर के। फिर उस केस में तारीख क्या थी? 6 नवंबर। तो भाई लॉजिकल है ना यार, ये डिपार्टमेंट बहुत चालू चंट है। खुद को टाइम चाहिए रहता है तो महीने का टाइम, 3 महीने 4 महीने, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी तारीख आ गई आती। और सीए वालों को ऑडिट का टाइम तो उनको बोलते हैं यार वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप में तो बहुत दिमाग रहता है। हाँ हम मान रहे हैं हम में बहुत दिमाग है, बट यार थोड़ा तो कंसिडर करो, हमको भी 3 महीने दो। यार छोड़ो, इनसे कौन ही लड़े। तो इधर कितना? 6 नवंबर। आया समझ में? इसके बाद सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट आर प्रिस्क्राइब? ब्रीफली एक्सप्लेन ईच वन ऑफ them। ये बोल तो ऐसे रहे जैसे हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो यार देखो, एक तो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑडिट, ये नॉर्मल ऑडिट है। एक 65 का और एक 66 का। ये ऑडिट क्या होता है? सर अगर आपका टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड कर जाता है। सर क्या है वो प्रिस्क्राइब लिमिट? 5 करोड़। तो रिटर्न वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको आपके जो अकाउंट है वो चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट कराने पड़ते हैं। और हमने इस चैप्टर में सर स्पेसिफिकली इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने 2 ऑडिट पढ़े, एक डिपार्टमेंट का ऑडिट और एक स्पेशल ऑडिट। तो डिपार्टमेंट का ऑडिट और स्पेशल ऑडिट, एक 65 का और एक सेक्शन 66 का। ठीक है। फिर सर, एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर मे बी विड्रॉन। कब हमारा असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है? वही बात है, ये तो रिपीट क्वेश्चन है कि नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न का असेसमेंट वो 60 दिन वाली बात, और फिर वो समरी असेसमेंट, और कब ये ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है तो वो। फिर एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर में बी विड्रॉन। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है यार ये, कि समरी असेसमेंट के केस में कब हमारा असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है। तो याद है आपको कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे देना। एसी और जीसी, एसी मतलब एडिशनल कमिश्नर और जीसी मतलब जॉइंट कमिश्नर, यहाँ ये खुद ऑन इज ओन मोशन भी विड्रॉ कर सकते हैं अगर इन्हें लगता है कि हमने गलत ऑर्डर, एरोनियस ऑर्डर फाइल करा है, तो ये खुद भी हमारा विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजन लगा देंगे। सर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड सेक्शन 65 में आखिरकार क्या डिफरेंस है? तो भाई सेक्शन 65, सेक्शन 66, 65 का ऑडिट कौन करेगा?
फिर ये तो खुद लोग ही करेंगे। तो कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जो कमिश्नर ने ऑथराइज करा है, टाइम लिमिट है 3 महीने और इसको 6 महीने से एक्सटेंड करा जा सकता है। सर स्पेशल ऑडिट क्या है ना, स्पेशल ऑडिट असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्शन देगा और असिस्टेंट कमिश्नर बोलेगा ये चार्टेड अकाउंटेंट, ये कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको हम बोल रहे हैं कि इस असेसी का ऑडिट करके आओ। पैसे कौन देगा सर, असिस्टेंट कमिश्नर ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने का, किसके द्वारा, चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, क्योंकि भाई बड़े बड़े मैटर्स आर हैंडल्ड बाय चार्टेड अकाउंटेंट्स। क्या रे, तुमसे ऑडिट होगा रे, टैक्स अथॉरिटीज हैं, तुम ऑडिट करोगे, शक्ल देखिए आईने में, हम करेंगे ऑडिट, चार्टेड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ऑडिट। आया समझ में। और ये जो सीए साहब है वो सबके ऑडिट नहीं करते, सीए को नॉमिनेट करा जाता है दो कारण की वजह से, या तो वैल्यू में मिसमैच है या तो क्रेडिट में थोड़ी बहुत दिक्कत है। एक और चीज, सर ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 90 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए और यहाँ पे फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। ये तो हमें मालूम ही है ना, क्योंकि सीए कर रहा है तो उसको कम टाइम लिमिट दो और खुद कर रहे हो तो ज्यादा टाइम लिमिट ले जाओ। आया समझ में, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ हमारा असेसमेंट एंड ऑडिट का चैप्टर भी खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं